अच्छा पीछे हमने सिमेंटिक व्यू पढ़ा है कि जिसमें हम थेरीज की फैमिली के बारे में, मतलब जो हमारे उससे रिलेटेड थेरीज होती हैं उसको कम्प्लीटली हम एक्सप्लेन करते हैं, वो सिमेंटिक थेरीज होती हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक इसकी रेगुलरिटीज़ होती हैं, इसमें रूल्स और रेगुलेशन स्टिक्स होती हैं। इसमें जो सक्सेसफुली वो अचीव करते हैं, ये जो मॉडल होते हैं, वो किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के बारे में उसके जो प्रिडिक्शंस होती है, उसके जो फैक्ट्स होते हैं, जो पहले वाले थेरिस्ट ने एक्सप्लेन किए होते हैं, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जॉर्ज सिमल जो था उसने कन्फ्लिक्ट या एक्सप्लॉयटेशन को डिस्कवर किया था सोशल रिलेशंस में। अब इससे पहले कार्ल मार्क्स ने काम किया था, तो कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिकल लाइफ में किया था काम एक्सप्लॉयटेशन का। मतलब उसने कहा था कि जो हमारी इकोनॉमिकल लाइफ है उसमें एक बोर्जोइस है, प्रोलिटेट्स हैं, जो बोर्जोइस हैं वो प्रोलिटेट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है, ऐसे वो कह रहा है कि जो सिमेंटिक व्यू होता है उसमें जब हम थेरीज का एक ट्री बनाते हैं, ट्री या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको पता होगा कैसे होता है। एक ट्री कैसे होता है, जिसके जो हर जो लीफ है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो उसने यही बताया हुआ है कि हम किसी भी सोशल फिनोमिना के बारे में जब हम कोई भी थ्योरी डिस्कवर कर रहे होते हैं या थ्योरी टेस्ट कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स दैट कि हम वो जो फिनोमिना है उससे इंटर रिलेटेड प्रीवियस और फ्यूचर सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इस पे जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि इसमें जो अनइम्पोर्टेंट फीचर्स जो होते हैं आपके किसी भी सोशल फिनोमिना के बारे में, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। ये अब इनसिग्निफिकेंट फीचर्स वो हो सकता है कि आपकी जो सोसाइटी में एक थेरिस के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जबकि अगली थेरी आए उस थेरी में वो बहुत ज़्यादा अनइम्पोर्टेंट हो। तो ये थेरी ये वेरी करता है कि आपके पास जो एक्सप्लेनेशंस या आपके पास जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो किस तरह एक दूसरे से रिलेटेबल है। नेक्स्ट कोहन के व्यूज़ हैं स्टैंडर्ड कंसेप्शन ऑफ थेरीज के बारे में। इसने सबसे पहले बताया था कि जो नेचुरल साइंस इंक्वायरी करती है हमारी, वो क्रिएटिव होती है। उसमें हमारे जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वो पॉजिटिविस्ट होता है। हम पॉजिटिविस्ट तरीके से अपने सोशल फिनोमिनास को देखते हैं। इसमें जो हमारी थेरी डेवलपमेंट होती है और थेरी चेंज होती है वो डिपेंड करती है आपके पैराडाइम पे, ठीक है। जनरल सोशियोलॉजी में जिनका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी से है उन्होंने पढ़ा होगा कि पैराडाइम पर्सपेक्टिव होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज़ को देखने का। हर सब्जेक्ट का अपना अपना पैराडाइम होता है। जैसे सोशल साइंसेस के अपने पैराडाइम्स हैं और नेचुरल साइंसेस के अपने पैराडाइम्स हैं। फिर कोहन ने डिस्टिंक्शंस फाइंड आउट की थी कि जो नॉर्मल और एवोल्यूशनरी साइंस है इनमें जो पर्सपेक्टिव्स या पैराडाइम होता है ये डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास हमारा जो नॉर्मल कह लें कि हमारी जो नॉर्मल साइंस होती है उसमें जो पैराडाइम होता है वो डायरेक्शनल होता है, वो फिक्स्ड होता है। जबकि जो रेवोल्यूशनरी साइंस होती है इसमें जो हमारा पैराडाइम होता है वो न्यू होता है। इसमें हम न्यू पैराडाइम को फॉलो करते हैं। नीचे इसने पैराडाइम का बताया हुआ है कि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड आपके पास जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स होती हैं, जो एक स्पेसिफिक टाइम में आप यूज़ करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं किसी भी सोसाइटी में, उसको हम पैराडाइम के नाम देते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में, हमारी सोशियोलॉजी में 3 पैराडाइम्स है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोशल कन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो उसी तरह पैराडाइम भी, अब ये जो तीनों पैराडाइम है ये सिर्फ एक सोसाइटी पे बात कर रहे हैं, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव अलग है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इनका सोसाइटी को देखने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो एक दूसरे से अलग है। उसके बाद इस पे स्टैंडर्ड कंसेप्शन ऑफ थेरीज पे इसने क्रिटिसिज्म किया है कोहन के व्यूज़ पे। सबसे पहले ये है कि ये रिलेटिविज्म है। इसमें यह है कि इसमें जो हमारे इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स नहीं है, हम जज नहीं कर सकते कि जो हमारे पास पहले पैराडाइम था उसको हम कब अनफॉलो कर सकते हैं और कब एक नए पैराडाइम को फॉलो कर सकते हैं। मतलब इसमें रिलायबिलिटी नहीं है, या इसमें कह लें कि इंटरकनेक्शन, इसमें कनेक्शन नहीं है आपके पैराडाइम्स में। उसके बाद इसने बताया हुआ है कि ये जो पैराडाइम होता है ये कोरिस्पोंडेंट होता है, इसके जो मीनिंग्स होते हैं वो आपके थ्योरेटिकल टर्म्स में होते हैं। जैसे इसने बताया हुआ है कि जो मीनिंग्स होते हैं, हो सकता है कि रिलेशनशिप हो जो न्यू और ओल्ड मीनिंग्स में, उसमें एक दूसरे के साथ
अ लिटिल बिट कंट्रास्ट हो, मतलब जो आप नए मीनिंग्स नए पैराडाइम में डिस्कवर कर रहे हो वो प्रीवियस पैराडाइम से बिल्कुल डिफरेंट हो। इरेशनलिज्म का बताया हुआ है कि इसमें लॉजिक या रैशनैलिटी पे फोकस नहीं किया गया था, रियलिटी पे फोकस नहीं किया था। कोई भी क्राइटेरिया नहीं था कि आप कैसे जज कर सकते हैं किसी भी पैराडाइम को कि वो प्रोग्रेसली या पॉजिटिवली वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट इसने अब बताया हुआ है नेचुरल और सोशल साइंसेस का डिफरेंस। ये नेचुरल साइंसेस आपकी बिल्कुल वो हैं जो आप क्वांटिटेटिव, जैसे आप क्वांटिटेटिव में रिसर्च करते हो कि आपका एक लीनियर पाथ होता है, आप एक लीनियर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो, आपने फील्ड में जाने से पहले सब कुछ प्लान कर लिया होता है। जबकि जो आपकी सोशल साइंसेस होती हैं, सोशल साइंसेस आपकी बिल्कुल इंटरप्रिटिविज्म है, जो मीनिंग्स पे फोकस करते हैं, जिनके लिए प्लानिंग नहीं बल्कि डाटा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि जो नेचुरल साइंसेज होता है उनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि उन्होंने मीनिंग्स और वैल्यूज़ को डिस्कवर करना होता है। जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो एटम्स हैं, ट्रीज़ हैं, इनकी कोई भी फीलिंग्स या एटीट्यूड्स नहीं हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हुए हम आसानी से थेरीज बना सकते हैं। इसके कंट्रास्ट में जो आपके पास सेल्फ इंटरप्रेटिंग बीइंग्स हैं वो आपके पास सोशल साइंसेस के हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आप सोशल साइंसेस में काम करते हो कि जो आपके बिलीव्स होते हैं, आपके स्पेसिफिक नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं, वो आपको सब्जेक्टिव बना देते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल रिलीजन पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप इस्लाम पे काम कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ या रिलीजियस बिलीव्स के साथ अपनी इमोशनैलिटी दिखाओगे, वो आपकी सब्जेक्टिविटी में इंक्लूड होगी। तो उसने यही बताया हुआ है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका जो पर्सपेक्टिव होता है जब वो अपनी वर्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनके आइडियाज़, बिलीव्स और उनकी जो नॉर्म्स होती हैं वो उनके साथ अटैच होती हैं। ये तो नहीं ना हो सकता कि हम अपने रिलीजन पे या पाकिस्तान की किसी इम्पोर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं तो हम अपनी सब्जेक्टिविटी अपने अंदर से निकाल के एक साइड पे रख दें। वो जो हमारे अंदर सब्जेक्टिविटी है वो इंटरवर्ड है, वो हमने सोशलाइजेशन के थ्रू अपने अंदर इंटरनलाइज की हुई है, उसको हम निकाल के नहीं रख सकते बल्कि उसके साथ ही हमें रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसने यही बताया हुआ है कि जब हम इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हैं, जो हम मीनिंग्स फाइंड आउट करते हैं, इसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे मीनिंग्स की और हमारे प्रैक्टिसेस की। मतलब जैसे मैंने आपको रिलीजन की एग्जांपल दिया है कि हमारे कुछ रिलीजियस बिलीव्स ऐसे होंगे जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन होगा, या कह लें कि जिनके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होगी। जैसे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई भी हर्फ आए तो हम सारे इमोशनल हो जाते हैं, हम सब के अंदर ये बात आती है कि हमने उनके लिए जान भी कुर्बान कर देनी है। तो वो यही बात बता रहा है कि जब हम सोशल साइंसेस में जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारी जो सब्जेक्टिविटी होती है वो हमें कहीं न कहीं हमारी सर्च पे इम्पैक्ट डाल रही होती है। हमें इन्हीं आइडियाज़, इन्हीं वैल्यूज़ और इन्हीं बिलीव्स के साथ अपनी सब्जेक्टिविटी को एक्सटर्नल वे में ऑब्ज़र्व करते हुए और एक्सटर्नल वे में शो करते हुए हमें ये दिखाना होता है। जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च में सब्जेक्टिविटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं ना तो हम रिफ्लेक्सिविटी का एक अलग से ही पैराग्राफ बना देते हैं कि हम, क्योंकि ये हम मेरी नेशन है, मेरे रिलीजियस बिलीव्स हैं, मेरे आइडियाज़ हैं, इसलिए मैं इनके साथ ज़्यादा अटैच्ड हूँ और ये पॉसिबल है कि जब मैं इन पे रिसर्च करूँगा तो मैं इमोशनल हो जाऊँ, मैं अपनी सब्जेक्टिविटी को कंट्रोल ना कर पाऊँ। नेक्स्ट इसने जो डिफरेंस बताया नेचुरल सोशल साइंसेस में, वो वीक और स्ट्रॉन्ग शेपिंग का है। कि जो वीक शेपिंग जो होती है वो कैरेक्टराइज होती है कि जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट पे फोकस करते हैं। इसमें आपका जो आपके डिफरेंट चैनल्स होते हैं, जैसे आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, अगर आप सोशल साइंसेस की बात करें, उसने कहा है जब हम इंटरेक्शन करते हैं नेचुरल और सोशल वर्ल्ड का तो हमें पता चलता है कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट, कॉजेशन रिलेशनशिप फाइंड आउट हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अर्थक्वेक आता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को बहुत से सोशल, इकोनॉमिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स का सामना करना पड़ता है। या अभी कह लें जैसे कोविड आया, कोविड एक नेचुरल फिनोमिना है ना, हमारा नेचर से आया है।
तो उसको जब हमने फेस करना है तो हमारे डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट्स होंगे, हमारे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होंगे। फिर इसने बताया हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ड होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ड मतलब वो वर्ड जिसका हम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब सोशल लाइफ का तो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन आपने कहीं पे ये कोट या कहीं पे ये पढ़ा होगा कि इंसान नेचर के आगे बहुत बेबस बन जाता है, बहुत कंपेल हो जाता है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग वर्ड को वो बता रहा है, वो नेचुरल आपके रिसोर्सेज होते हैं, जैसे नेचुरल आपके जो फिनोमिनाज हैं उनको डिस्कस कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि इनमें से जो एक पर्टिकुलर होता है उसकी एम्बॉडीमेंट, उसकी जो सुपरऑर्डिनेशन होती है वो ज़्यादा होती है। फिर बताया है कि इसमें जो हमारी जो पर्टिकुलर हमारा जो लाइफस्टाइल होता है उसमें एवरीडे प्रैक्टिसेस ऑफ बिलीफ होती हैं। ये जो फर्स्ट पे आपको बताया जा रहा है एम्बॉडीमेंट का, ये आपके नेचुरल साइंसेस हैं, ये आपके नेचुरल फिनोमिनाज हैं। सेकंड पे जो बताया जा रहा है ये एवरीडे प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स का आपको सोशल साइंसेस की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इसमें हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं। फिर इसने बताया हुआ है आवर पर्टिकुलर हिस्ट्री के, जैसे फैमिली अपब्रिंगिंग है, कम्युनिटी कस्टम्स है, मतलब ये भी हमारी सोशल हिस्टोरिकल हिस्ट्री होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जा रहा है कि नेचुरल और सोशल साइंसेस को लेके हमारी जो नेचुरल काइंड्स होती हैं और कंस्ट्रक्टेड काइंड्स होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। जो नेचुरल काइंड्स होती हैं ये आपकी नेचुरल साइंसेस की हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस की हैं। इसमें आपके बायोलॉजिकल मिनरल्स, मॉलिक्यूल्स, माउंटेन्स, इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो नेचुरल है, वो फिनोमिनल है। ठीक है, इनको हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया। इसे हम कह रहे हैं कि हमारी कोई जो जिस भी खुदा को हम मान रहे हैं, जिस भी मेटाफिजिकल पावर को हम मान रहे हैं, उसने इसको बनाया है। जबकि जो कंस्ट्रक्टेड काइंड होती है ये हमारी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड होती है। आपने पढ़ा होगा ना कि जो हमारा क्वेश्चनियर होता है वो एक तो स्ट्रक्चर्ड होता है, एक सेल्फ स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब वो होता है जो पहले से किसी ने बनाया हुआ हो, और सेल्फ स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जो हमने खुद बनाया है। तो वो यही बता रहा है कि जो नेचुरल साइंसेस में जो हमारे पास लॉजिक यूज़ होता है या जो उनकी एग्जिस्टेंस होती है वो स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, और जो सोशल साइंसेस में यूज़ हो रही है, जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे हमारा सोशल स्टेटस है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैरिज प्रेफरेंसेस हैं, ये ह्यूमन बींग्स ने खुद अपनी प्रेफरेंसेस क्रिएट की हुई हैं। कह रहा है कि ये जो कैटेगरीज हैं ये हमें बताती हैं, ये तब एग्जिस्ट करती हैं जब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हम अपने पर्पस के मुताबिक इनको एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सोशल क्लास है, ये सोशल क्लास नेचर ने तो नहीं ना बनाई, ये तो ह्यूमन बींग्स ने खुद अपनी सोसाइटी में डेवलप किया है ताकि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन सॉरी आ सके, कि हम सोसाइटी में रैंक दे सकें लोगों को, एक हायरार्की में हम लोगों को पॉइंट आउट कर सकें। जैसे हमारी सोसाइटी में एक हायरार्की है, सबसे ऊपर आपके पास वीसी साहब की पोजीशन है, फिर रजिस्ट्रार साहब किया, फिर प्रोफेसर की है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर किया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर किया। इसी तरह हमारी फैमिली में भी रैंक होती है, ऑर्डर होता है। जैसे सबसे पहले जिसके पास पावर होती है फादर, मदर, ठीक है, यंगर सिबलिंग्स एंड पे आते हैं। इसी तरह जो मिडल सिबलिंग्स होते हैं और जो ओल्डर सिबलिंग्स होते हैं वो फर्स्ट पे होते हैं। तो उसने यही बताया हुआ है कि ये जो फैमिली और सोसाइटी से रिलेटेड नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, या जो हमारे स्टीरियोटिपिकल बिलीव्स हैं, ये हमने खुद सोसाइटी में क्रिएट किए हैं, जबकि नेचुरल साइंसेस में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट फिर इसने बताया हुआ है कि जब हम थ्योराइजिंग करते हैं, जब हम थ्योरी बनाते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रियलिटी होती है। अच्छा, हमारे ऊपर हम जो इंडिपेंडेंट रियलिटी होती है ना, जो इंडिपेंड कर रही होती है, वो ह्यूमन और थॉट की सोशल रियलिटी होती है। मतलब रियलिटी इंडिपेंडेंट होती है ह्यूमन से, जबकि जो डिपेंडेंट रियलिटी होती है वो नेचुरल साइंसेस की। जैसे इसने फर्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है कि जो नेचुरल वर्ड होती हैं वो रीशेप नहीं करते रियलिटी को, बल्कि रियलिटी जैसे डिपेंड कर रही होती है वैसे ही उसको रहने देते हैं। जबकि जो सोशल थ्योराइजिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन थॉट्स होते हैं, रियलिटी उन पर डिपेंड करती है। इसमें जो ह्यूमन प्रैक्टिसेस होते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी नॉर्म्स, हमारी बिलीव्स होते हैं, वो रियलिटी उस पर इंडिपेंड कर रही होती है। तो जो रियलिटी होती है नेचुरल साइंसेस के लिए वो डिपेंडेंट होती है,
और सोशल साइंसेस के लिए जो रियलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट इसने एथिक्स का बताया हुआ है कि एथिक्स दोनों में यूज़ होते हैं, नेचुरल साइंसेस में भी यूज़ होते हैं, सोशल साइंसेस में भी यूज़ होते हैं। इसने ये बताया हुआ कि जो सोशल साइंसेस होती हैं वो कलेक्शन होती है एथिक्स की, इनको हम इनसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये सोशल साइंसेस में इसलिए ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि हमने पहले भी जैसे मैंने डिस्कस किया है कि क्योंकि सोशल साइंसेस में ह्यूमन्स रिसर्च कर रहे होते हैं और ह्यूमन बींग्स पे ही रिसर्च की जा रही होती है, तो उसमें सब्जेक्टिविटी, ये जो उसमें इंटरपर्सनल आइडियाज़ जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो इसने बताया हुआ है कि जो सोशल साइंसेस होते हैं इसमें ये इश्यूज जो होते हैं इनसे रिलेटेड वो इंटरनल होते हैं, जबकि जो एथिक्स होते हैं साइंटिफिक आपके या जो नेचुरल साइंसेस में वो हार्ड एंड फास्ट होते हैं, क्योंकि आपने नेचुरल साइंसेस में पहले ही हार्ड एंड फास्ट और रूल्स को फॉलो करना होता है, इसलिए उनके एथिक्स एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते जितने के सोशल साइंसेस में होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस के कल्चरल आइडियाज़ पे और आइडियोलॉजीज़ पे फोकस किया हुआ है कि जो कल्चरल आइडियल्स होते हैं जैसे पॉलिटिकल लिबरलिज्म है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट पे, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, ओशियंस हैं, इनकी जब हम स्टडी करते हैं नेचुरल साइंसेस में तो इसकी कोई मेथडोलॉजी या इसकी कोई हमें कह लें कि प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। इसके बिल्कुल कंपैरिजन में जब हम सोशल साइंसेस में कोई भी इंक्वायरी कर रहे हों, किसी भी सोशल फिनोमिना को हम डिस्कस कर रहे हों, तो हमें उससे पहले उसके प्लान बनाना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसने ये बताया हुआ है कि जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो सारी शेप करती हैं आपके फैक्ट्स को सोशल साइंसेस में, जबकि नेचुरल साइंसेस में इसके जो कंपैरिजन में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी का बताया जा रहा है कि जो नेचुरल साइंसेस होती हैं उसमें जो वेरिएबल्स होती हैं, उसमें जो रियलिटी होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे हमने न्यूटन का लॉ कोई 5-10 साल पहले पढ़ा होगा, उसके 5-10 साल बाद भी 20वीं सदी में, 30वीं सदी में जितनी मर्ज़ी टाइम ड्यूरेशन के बाद हम न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे वो वैसे ही होगा, वो रियलिटी होगी। जबकि सोशल साइंसेस में क्या होता है, जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लोगों का बिहेवियर होता है, वो चेंज हो जाता है। तो वो कह रहा है सोशल साइंसेस में जो आपका टाइम फ्रेम होता है, आपकी सोसाइटी होती है, आपके सोशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनकी वजह से क्योंकि सोशल जो सिचुएशन होती है वो चेंज हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि उसमें जो रियलिटी होती है वो चेंज होती रहती है, जबकि नेचुरल साइंसेस में रियलिटी ओवर द टाइम कभी भी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट इसने कोहन के मुताबिक नेचुरल और सोशल साइंसेस में डिफरेंशिएट किया हुआ है कि जो नेचुरल काइंड्स है वो सेल्फ इंटरप्रेटिंग है, मतलब जो नेचुरल हमारे फिनोमिनाज हैं वो अपने आप की इंटरप्रिटेशन खुद दे रहे होते हैं। जैसे ये न्यूटन का लॉ है, या आपने जो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज पढ़ा होगा फिजिक्स में, या बायो में भी कोई आपने एक्सपायरेटरी सिस्टम पढ़ा है, या आपने कोई लंग्स के फंक्शंस पढ़े हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो सेल्फ इंटरप्रेटेड है, वो खुद अपने फंक्शन के थ्रू अपनी डेफिनेशन बता रहे हैं। कह रहा है इसलिए ये जो इंटरप्रिटेशन होती है ये नेचुरल साइंसेस में समटाइम्स इंटेग्रल होती है और कंस्टिट्यूटिव होती है देन अदर प्रैक्टिसेस के। जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं ये क्या होती हैं, ये सोशल साइंसेस में किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की वजह से सेल्फ इंटरप्रेटिंग बीइंग्स के थ्रू की जाती हैं। फिर कोहन का लास्ट में बताया जा रहा है कि जो इसने इंटरप्रिटेशन बताई थी कि जो नेचुरल साइंसेस हैं इनकी जब हम इंक्वायरी करते हैं तो हमें इंक्वायरी करने के लिए इनकी इंटरप्रिटेशंस पे फोकस करना होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं ना, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स मीनिंग्स पे फोकस करते हैं, उनके नज़दीक प्लानिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके नज़दीक वो डाटा इम्पोर्टेंट है जो उनके पास आएगा। नेक्स्ट कोहन के मुताबिक सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताए गए हैं नेचुरल और सोशल साइंसेस में। सिमिलैरिटी इसने कहा हुआ है कि जो सिमिलैरिटी सोशल और नेचुरल साइंसेस में वो ये है कि दोनों हिस्टोरिकली इनके मीनिंग्स हैं, ठीक है, इनकी दोनों की हिस्ट्री है। ये तो नहीं है ना कि सोशल साइंसेस या नेचुरल साइंसेस हिस्ट्री के बगैर कोई आपका न्यू सब्जेक्ट आ गया। जैसे हमने सोशल साइंसेस में पढ़ा होगा कि सोशल साइंसेस में सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री आई होगी, उसके बाद हमारे पास पाक स्टडी आई होगी, फिर सोशल वर्क आया होगा, फिर सोशियोलॉजी। इसी तरह वो नेचुरल साइंसेस की बता रहा है कि नेचुरल साइंसेस की भी
हिस्ट्री है। इसमें चाहे सबसे पहले फिज़िक्स आई हो, मैथ आई हो, हिस्ट्री आई हो। तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इनकी मीनिंग्स भी हैं, वोकैबुलरी भी है और इनकी हिस्ट्री भी है। सेकंड पे कोहन ने इनके डिफरेंसेस बताए हुए हैं कि जो सोशल साइंसेस होती हैं वो इंटरप्रिटेशन होती है, वो एक्सप्लेनेशन पे, डिस्क्रिप्शन पे फोकस करती हैं। उनके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिक्स्ड नहीं हैं। इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो सोशल सर्कमस्टांसेस और सोशल इवेंट्स के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। जबकि जो आपके नेचुरल साइंसेस हैं इनमें जो आपके मीनिंग्स हैं, जो आपकी रियलिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। फिर इसने प्रॉब्लम सॉल्विंग का बताया हुआ है कि जब हम सोशल साइंसेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं तो उसमें डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। जबकि नेचुरल साइंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेचुरल साइंसेस में अगर आपने कोई एक लॉ डिस्कवर कर लिया तो आप 20th 21st सेंचुरी में भी उसे डिस्कवर करेंगे, वो आपको एज इट इज़ मिलेगा। फिर सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज का बताया हुआ है। नेचुरलिस्ट का बताया हुआ है कि नेचुरलिस्ट क्या होते हैं, जो सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में प्रेफरेंस देते हैं सिमिलैरिटीज़ को। इनका ये मानना है कि इनमें दोनों में कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ हैं। इसकी जो प्रोपोजिशंस इन्होंने फर्स्ट 2 प्रोपोजिशंस बताई हैं, इसकी जो फर्स्ट वाली है वो ये है कि दोनों के स्टैंडर्ड्स हैं, वो नेचुरल साइंसेज हो या सोशल साइंसेज हो, इन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। सेकंड पे बताया जा रहा है कि जो नेचुरल साइंसेज होती हैं इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इससे सोशल साइंसेज से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। जब हम सोशल साइंसेज में ये अश्योर करवाएं कि जो हमारी रिफ्लेक्सिविटी होगी, जो हमारी सब्जेक्टिविटी होगी, वो हमारी सोशल फिनोमिना की डिस्कवरी पे या थ्योरी पे कोई अदर इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट नहीं रोल प्ले करेगी, तो हम कह सकते हैं कि सोशल साइंसेज नेचुरल साइंसेज से ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट इसने सोशल साइंसेस का बताया हुआ है कि इसमें जो मीनिंग्स होते हैं वो एक्सप्लेनेटरी होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो मीनिंग पे फोकस कर रहे होते हैं, उनके लिए डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उनका जो मेन फोकस होता है वो सोशल फिनोमिना की एक्सप्लेनेशन पे होता है। ये एक्सप्लेनेशन उनके पास उनके पार्टिसिपेंट के थ्रू आती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे जो सोशल फिनोमिनास होंगे वो आपका इंटरेस्ट रेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स होगी। अब ये जो हेडिंग्स है ना, फॉर एग्जांपल हमारी जो हेडिंग्स होती हैं, हम अगर हम अनोमी की डेफिनेशन लिख रहे हैं या हम कह लें कि कार्ल मार्क्स के मार्क्सिज्म की हमने डेफिनेशन लिखनी है, तो जो हमारे वर्ड्स होंगे, हमारी जो एक्सप्लेनेशन होगी ना, वो रिलेटेबल होगी हमारी हेडिंग के साथ। ऐसा नहीं होगा कि उनमें कंट्रास्ट होगा या उनमें डिफरेंसेस होंगे। तो उसने यही बताया हुआ है कि जब हम सोशल फिनोमिनास पे फोकस करते हैं तो जो हमारे बिलीव्स और हमारे एटीट्यूड्स होते हैं उनका इम्पैक्ट होता है। फिर उसने नेक्स्ट बताया हुआ है कि जो सोशल साइंसेज हैं इसमें मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपकी एक्सप्लेनेटरी पावर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो या क्वांटिटेटिव रिसर्च हो। जब तक आप सोशल फिनोमिना को एक्सप्लोर करके उसको एक्सप्लेन नहीं करते, वो आपके लिए मीनिंगलेस होता है। नेक्स्ट इसने प्रेजेंस ऑफ मीनिंग्स का बताया सोशल साइंसेस में कि इसका कोई डिफरेंस नहीं होता। इसका इसलिए डिफरेंस नहीं होता, नेचुरलिस्टिक में ये बता रहा है कि जो इंडिविजुअल सोशल रियलिटी होती है वो मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन के थ्रू होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर इंसान का किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी सोशल फिनोमिना को लेके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे आजकल इन्फ्लेशन को लेके सब लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो इसी तरह वो बता रहा है कि जो मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो नेचुरल साइंसेस में हमारे नेचुरल फिनोमिना पे फोकस करती हैं, जो कभी चेंज नहीं होती। जबकि जब सोशल साइंसेस को हम लेते हैं तो सोशल साइंसेस के जो मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो सोशल साइंसेस में जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो उनकी एक्सप्लेनेशंस को हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। फिर इसने क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है कि ये जो मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस हैं सोशल साइंसेस में, इन ये सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस होते हैं इनमें, सिचुएशंस को लेके और सर्कमस्टांसेस को लेके। जैसे मैंने इन्फ्लेशन का भी जिक्र किया कि हो सकता है किसी के लिए इन्फ्लेशन बहुत बुरी चीज़ हो और हो सकता है किसी के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट इसने बताया हुआ है कि कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेनेशंस होती हैं। कह रहा है कि जो नेचुरलिस्टिक्स होते हैं वो ये मेंटेन करते हैं कि जो मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस होती हैं हमारी सोशल और साइकोलॉजिकल हमारी लाइफ में
इनकी स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे अगर आप नेचुरल साइंसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इनकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कोविड है, अगर हमने इसको स्टडी करना है तो इसके इम्पैक्ट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हमारी सोसाइटी पे आए हैं, हमारे सोशल इम्पैक्ट्स भी आए हैं, हमारे डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं ना वो। तो उसने यही बताया हुआ है कि जब हम किसी भी सोशल फिनोमिना को लेते हैं तो उसके अंदर जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है वो फाइंड करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर जो एक्सप्लेनेटरी वर्क होता है वो हमारे एट्रीब्यूशन, कॉज एंड इफेक्ट एट्रीब्यूशन रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसे अगर मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल कोविड को ही लेके मैं कहूँ कि लर्निंग जो स्टूडेंट्स की है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, इसलिए उनकी लर्निंग जो है वो बहुत डल हो गई है। तो अब मैं इस थ्योरी को अगर मैं टेस्ट करना चाहूँगी तो मेरा कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होगा। मतलब मैं किसी भी सोशल फिनोमिना को लेती हूँ तो उसके पीछे जो वेरिएबल्स होंगे उनका कोई ना कोई लॉजिक होगा, इसलिए वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, ये इसलिए उनका आपस में कनेक्शन होगा। नेक्स्ट इसने सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में बताया हुआ है कि इसको कैसे हम मोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले फॉल्सिबिलिटी है कि इसमें जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं या तो हम इनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या हम इनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च में बताया था कि अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या आपका रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि हमारे पास ये फ्रीडम होती है कि अगर हम एक चीज़ को एक्सेप्ट करें तो हम दूसरी चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर प्रेडिक्टिव सक्सेस का बताया हुआ है कि जो एम्पिरिकल हमारे पास थेरीज होती हैं उनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमें क्वालिटी और क्वांटिटी का पता चलता है। जैसे क्वालिटी हम क्वालिटेटिव रिसर्च में देखते हैं और क्वांटिटी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखते हैं। इससे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमने किसी भी सोशल फिनोमिना की क्वालिटी या क्वांटिटी कैसे चेक करनी है। नेक्स्ट इसने स्कोप का बताया हुआ है कि जो स्कोप होता है आपका थेरीज का वो प्रिडिक्ट करता है कि इसकी वैरायटी कैसी है। मतलब स्कोप अगर आप देखें तो अगर आप आज डरखाइम की थ्योरी, रिलीजन की थ्योरी देखें तो वो रिलीजन को कहता है कि रिलीजन एक वाहिद फोर्स है जो लोगों को कंबाइन कर सकती है। तो हमारी सोसाइटी में तो कम्बिनेशन नहीं है ना। हमारी सोसाइटी में अगर कम्बिनेशन या कनेक्शन होता लोगों में तो ये जो हम कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कन्फ्लिक्ट होता है पार्टीज में, ये सोसाइटी में ना होता। तो वो कह रहा है कि किसी भी थ्योरी का जो स्कोप होता है वो डिफाइन करता है कि उसकी वैरायटी कैसी है फिनोमिना की। कोहेरेंस का बता रहा है कि जो थेरीज आपके पास अच्छी क्वालिटी की थेरीज होती हैं इसमें लॉजिकल कंसिस्टेंसी होती है। इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर पहला वेरिएबल्स है तो उसके बाद जो हम दूसरा वेरिएबल लिखेंगे या दूसरी स्टेटमेंट देंगे उनके दरमियान इंटरकनेक्शन, कोई ना कोई कनेक्शन होगा, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे। फिर इसने बताया हुआ है कि ये किसी भी साइंस में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जब हम वेरिएबल्स को या अपने फैक्ट्स को कनेक्टेड तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसने बताया हुआ है फेथफुलनेस का कि जो थेरीज होती हैं वो इंसाइट हमें सोशल फिनोमिनास की क्योंकि प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो इसलिए हमारी सजेशंस ये होती है कि जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस होती है उनके बारे में हम प्रेडिक्शंस दे रही होती हैं अपने रिजल्ट्स के बारे में। नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्टिविटी का बताया हुआ है कि जो वर्ड आपके पास जो सोशल फिनोमिना होता है वो आपको रियलिटी की ऑब्जेक्टिव शेप बता रही होती है। वो जो अच्छी थेरीज होती हैं वो ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी एक तो सब्जेक्टिव होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है। जो बेस्ट थेरीज होती हैं वो रियलिटी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिखाती हैं। रियलिटी को वैसे दिखाती हैं जैसे रियलिटी एज इट इज़ होती है, रेदर देन के वो रिसर्चर की अपनी बायसनेस उसके अंदर आ जाए, पार्टिसिपेंट्स की बायसनेस उसके अंदर आ जाए और वो सब्जेक्टिविटी की बजाय ऑब्जेक्टिविटी की तरफ चले जाएं। नेक्स्ट आपको नेचुरल साइंसेस और इंटरप्रेटिव साइंसेस का बताया गया है। यहाँ पे नेचुरल साइंसेस आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है और इंटरप्रेटिव आपकी क्वालिटेटिव। इंटरप्रेटिव का मतलब होता है एक्सप्लेन करने वाला, डिस्क्राइब करने वाला।
तो हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमारा जो एनालिसिस होता है वो सबसे ज़्यादा लेंथी होता है, क्योंकि उसमें हमने जो हमारा पार्टिसिपेंट होता है उसके एक-एक वर्ड पे फोकस करना होता है, उसके फिज़िकल अपीयरेंस पे फोकस करना होता है, उसके जो एक्सप्रेशन है उन पे फोकस करना होता है। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। सबसे पहले है कि जिसमें सेंस और कोहेरेंस होती है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं स्टडी के बारे में, उसको हम नेचुरल साइंसेस का नाम देते हैं। फिर इसने सेंस के बारे में क्वेश्चन किया हुआ है कि ये रिलेटिवली इसमें हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्रेशंस को, जैसे मैंने अभी बताया कि जो इंटरप्रेटिविज्म हमारी साइंस होती है उसमें हम एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस पे फोकस करते हैं, एम्बॉडीमेंट पे फोकस करते हैं। इसी तरह वो सेम मीनिंग बता रहा है कि जब ये अल्टरनेट एक्सप्रेशन होता है तो इसका मतलब है कि हम नेचुरल साइंसेस की बात कर रहे हैं। जब क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो वर्ड्स पे फोकस नहीं करते, वो एक्सप्रेशंस पे फोकस नहीं करते, वो एम्बॉडीमेंट पे फोकस नहीं करते। इसमें जो सेंस का उसने नाम दिया हुआ है, ये कह रहा है ये कोई भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल आप हरासमेंट पे काम करना चाह रहे हो या चिल्ड्रन मोर्टेलिटी पे बात करना चाह रहे हो, तो आपके सामने कोई ना कोई पार्टिसिपेंट बैठा होना चाहिए जो आपको इंटरव्यू दे रहा हो, या कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, या आपके फोकस ग्रुप डिस्कशन के कोई ना कोई क्वेश्चन आंसरिंग चल रही हो। वो कह रहा है कि सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है।